कि ये लातीनी अमेरिका के किसी मुल्क के रहने वाले हैं। इनका अंग्रेजी बोलने का लहजा लातीनी अमेरिका के लोगों जैसा है। पोशाली ने कहा, मालूम होता है कि इन लोगों ने यहाँ कोई बहुत जबरदस्त और खुफिया इंटेरोगेशन सेंटर कायम कर रखा है। फिर वो मेरी तरफ देख कर कहने लगी, अभी तक इन लोगों को ये नहीं मालूम कि मेरा ताल्लुक तुर्किस्तान से है। मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहूंगी। उनके पास हमारे शनाख्ती कार्डों की जो फोटोस्टेट कॉपियां हैं, उन पर हमें श्रीलंका के बाशिंदे जाहिर किया गया है। मेरा नाम दिगार्शिया है। मेरे आबाओ अजदाद हॉलैंड से आकर लंका में आबाद हुए थे। तुम तमिल ईसाई हो। तुम्हारा नाम डेविड पिल्ले है, मगर तुम सिन्हाली जबान नहीं बोल सकते। ये बात तुम्हारे हक में नहीं जाती। मैंने जल्दी से कहा, मैंने उन्हें पहले भी बताया था कि मेरी परवरिश तमिलनाडु में हुई है और मैं जवान होकर यहाँ आया था और अब मैं सिन्हाली के अल्फाज समझ लेता हूँ। पोशाली ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने हमसे पूछगिछ करनी है वो दुनिया के अय्यार तरीन जासूस माने जाते हैं और उनके पास जदीद तरीन आलात है। मैंने पोशाली से कहा कि इन लोगों की अजियतों और टॉर्चर से बचने का एक ही तरीका है कि हम यहाँ से फरार होने की कोशिश करें। पोशाली ने अपने और मेरे पाँव में बंधी हुई लोहे की जंजीर की तरफ इशारा किया और बोली, फरार होना आसान नहीं है। फिर हमारे पास असलहा भी नहीं है, लेकिन हम भागने की कोशिश करेंगे। हमारी सलामती इसी में है। उसने खिड़की की तरफ देखकर पूछा, मेरा ख्याल है हमें रातों रात बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया है। न जाने वक्त क्या होगा। मैंने कहा, मेरे ख्याल में दिन के 10 बजे का वक्त होगा। बाहर बादलों में हल्की हल्की गरज पैदा हुई। पोशाली ने सर झुका लिया। मैं फिर सर झुका कर गहरी खामोशी में गुम हो गया। मेरा इस तरह पकड़ लिया जाना मेरे हक में जहर कातिल था। मुझे अपने अगवा का ढोंग रचाकर दिल्ली से भागे हुए 3 हफ्ते हो गए थे। जो ड्रामा मैंने खेला था वो अपनी जगह पर एक मुकम्मल ड्रामा था और उसकी रूह से मैं 2-3 माह भी हिंदुस्तान से यानी दिल्ली से दूर रह सकता था। मैं जब भी वापस जाऊं कह सकता हूं कि अब अपने अगवा करने वालों की कैद से भाग कर निकल सका हूं। सबसे ज्यादा जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि चाणक्य प्लान का मिशन अधूरा रह गया था, जिसकी खातिर मैंने ये सारा ड्रामा खेला था। कहानी सेफ हमसे नहीं खुल सकी थी। हम चाणक्य प्लान का प्रिंट नहीं निकाल सके थे, जिसकी मेरे मुल्क की सलामती और बका के लिए बेहद जरूरत थी। मैंने पोशाली से कहा, हमारे बॉल पॉइंट ट्रांसमीटर तुम्हारे फ्लैट के बेडरूम में है। अगरचे तुमने सिफारत खाने वालों को गलत एड्रेस बताया था, लेकिन अगर वो किसी तरह तुम्हारे फ्लैट में पहुंच गए तो दोनों ट्रांसमीटर उन्हें मिल जाएंगे और सिफारत खाने के नक्शे भी। पोशाली ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अब भी हमें एजेंट ही समझ रहे हैं जो किसी दूसरे मुल्क के लिए उनके खुफिया राज चुराने उनके सिफारत खाने में आए थे। मैंने कहा, काश अपना कोई एजेंट हमारी मदद कर सकता, मगर वो एक एजेंट है, उसके पास कमांडो फोर्स नहीं है। पोशाली ने पुरअज़म लहजे में कहा, हमें अपने एजेंट से कोई तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। उसका दायरा कार महदूद है। जब कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो लीडर एजेंट उसे उसकी तकदीर के हवाले कर देता है। हमें खुद जहां से जिंदा बच निकलने की कोशिश करनी होगी। मैं अपने मुंतशिर ख्यालात में गुम हो गया। पोशाली कहने लगी, मेरा ख्याल है कि अब ये हमें अलग अलग रखेंगे और अलहदा हमसे पूछगिछ करेंगे। मुझे रूसियों के तशद्दुद का तजुर्बा है। क्या तुम घबराओगे तो नहीं? लेकिन मुझे यकीन है कि तुम पाकिस्तान के सच्चे मुजाहिद और सरफरोश हो। तुम मर जाओगे मगर अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने दोगे। मैंने गर्दन बुलंद की और पोशाली की आंखों में आंखें डालकर कहा, पाकिस्तान के लिए मैंने अपनी जान बेच रखी है। पोशाली की आंखें यकदम चमक उठी। बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मगर इस्लाम ने मुझे पाकिस्तान से वाबस्ता कर रखा है। मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए जीना और मरना चाहती हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, कोई आ रहा है। बरामदे में भारी कदमों की आवाज करीब आ रही थी। दरवाजा जोर से खुला। 3 स्याह फाम फौजी अंदर दाखिल हुए। 2 के हाथों में स्टेन गन्ने थीं और एक के हाथ में नायलॉन की रस्सी का गुच्छा था। उसने आते ही हमारे हाथ रस्सियों से बांध दिए, फिर हमारे पांव से जंजीरें अलग कर दी। उन्होंने स्टेम गन्नों की नोक से हमें बाहर निकलने का हुक्म दिया। मैं समझ गया कि पुछगिछ या तशद्दुद का सिलसिला शुरू होने वाला था। पहली बार वहां से बाहर निकलकर हमने देखा कि वो जगह नारियल, ताड़ और सागवान के ऊंचे ऊंचे दरख्तों में घिरी हुई थी। आसमान पर बादल छा रहे थे। घास में से एक पगडंडी करीब ही एक खपरेल की ढलमान छत वाली बैरक की तरफ चली गई थी। हमें उसी पगडंडी पर चलाया जा रहा था। बैरक के आगे एक छोटा सा बरामदा था। ये बैरक भी जमीन से 3 फुट ऊंची मचान पर बनी हुई थी, जिस तरह के जनूब मशरकी एशिया में कॉटेज और बैरकें बना करती हैं। बैरक के दरवाजे पर चिक गिरी हुई थी और बाहर एक काला फौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। चिक उठाकर हमें कमरे में धकेल दिया गया। ये लकड़ी के फर्श वाला कुशादा कमरा था, जिसके सामने एक बड़ी मेज के पीछे ऊंची कुर्सी पर एक सफेद फाम चेहरे वाला आदमी बैठा सिगार पी रहा था। वो भी किसी गुमनाम मुल्क की फौजी वर्दी में था। वो भैंसे की तरह हट्टा कट्टा और गर्दन शानों में फंसी हुई थी। हमें उसके सामने ले जाया गया। उसने इशारे से अपने आदमियों को बाहर जाने का कहा। दरवाजा बंद हो गया। अब वहां हम तीनों के सिवा और कोई नहीं था। मेरे और पोशाली के हाथ बंधे हुए थे।
वो आहिस्ता से कुर्सी से उठकर कदम कदम चलता हमारे करीब आकर मेज के किनारे पर बैठ गया और हमारी तरफ कहरनाक और सफाक आंखों से घूरने लगा। उसकी आंखों में एक सर्द मेहर मकनातीसी कशिश थी। उसने जेब से सिगरेट केस निकाल कर खोला और मेरी तरफ बढ़ाकर अंग्रेजी में कहा, तुम सिगरेट पीते हो, मैं जानता हूँ। उसका अंग्रेजी बोलने का लहजा भी लातीनी था। रंग जर्दी माइल गोरा था। मुझे वो पुर्तगाली लगा। मैंने शुक्रिया के साथ सिगरेट पीने से माजरत की। उसने पोशाली की तरफ देखा और सिगरेट केस बंद करके जेब में रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम सिगरेट नहीं पीती। शायद इस तरह वो हम पर ये जाहिर करना चाहता था कि वो हमारे पुराने रिकॉर्ड से वाकिफ है और हमारे माजी से मुताल्लिक सब कुछ जानता है। ये हकीकत भी हो सकती थी और उसकी ब्लफ चाल भी हो सकती थी। उसकी बेटी के साथ ही होल्स्टर में पिस्तौल इस तरह लगा था कि उसका दस्ता बाहर निकला हुआ था। वो मेज के कोने से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सिगार एस्ट्रे में बुझा दिया। मेज पर कोहनियां टिकाकर हमारी तरफ झुक कर देखा और बोला, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, तुम मेरे मेहमान हो। वो जो अदाकारी कर रहा था मुझे सब मालूम था। मैं कुर्सी पर बैठ गया कि चलो जितनी देर का आराम मिल जाए गनीमत है। पुशाली भी शायद यही सोचकर बैठ गई। उसने मेज की दराज में से बिस्किटों का डिब्बा निकाल कर बिस्किट गत्ते की एक प्लेट में रखकर हमें पेश किए। बोला, तुम ये बिस्किट पसंद करोगे। एक फौजी वर्दी वाला आदमी चाय लेकर आ गया। चाय की उस वक्त शदीद तलब महसूस हो रही थी। मैंने चाय के 2 घूंट भरे और एक बिस्किट भी उठाकर खा लिया कि अब जो होना है वो तो होकर रहेगा। कम से कम जिस्म में कुछ तवानाई तो जानी चाहिए। पुशाली ने भी एक बिस्किट खाया और आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगी। वैसे भी दिन के 10:15 बज रहे थे। अगरचे जिन हालात में हम फंस गए थे वहां अपनी मर्जी से कुछ खाने पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जरदरू फौजी हमारी तरफ मुसलसल देख रहा था। उसके पतले पतले होंठ भिजे हुए थे। कुर्सी पर वो जरा पीछे हुआ, दराज में से एक स्याह कवर वाली फाइल निकाल कर खोली और उस पर नजरें जमाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बेगुनाह हो, ना तजुर्बाकार हो, तुम्हें इस काम में फंसाया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें सिफारत खाने में किसने भेजा था। तुम जब हमें उसके बारे में सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। हम तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका भी फराहम कर देंगे। तुम दोनों पर हमारे 3 आदमियों का खून है, लेकिन हम तुम्हारा ये खून भी माफ कर देंगे। वो फाइल बंद करके हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मेरा नाम जैक है। मैं अपने वादे का पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ। वो इस तरह हमारी तरफ देखने लगा जैसे अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हो। हम चाय पी चुके थे और अब खामोश हो गए थे, जैसे हम बोलना नहीं चाहते। जरदरू जैक ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, मैं जानता हूँ कि तुम किसी के बहकावे में आकर सिफारत खाने में घुसे थे। तुम्हें किसी ने इस खास मकसद के लिए भर्ती करवाया था और फिर तुम दोनों ने इंतहाई बेदर्दी से हमारे ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया। हम ये सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें किसने भेजा था। उस आदमी या गुरोह का ताल्लुक किस मुल्क से है और वो लंका में कहाँ छुपा हुआ है। अब मैंने जबान खोली और अंग्रेजी में कहा, मिस्टर जैक, हमसे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। दरअसल हम दौलत के लालच में आ गए थे। कुछ रोज हुए हमें साहिल समंदर के किनारे पर एक अमरीकी मिला जिसने हमें कहा कि अगर हम सिफारत खाने में रखे हुए सारे कागजात चुरा कर उसे दे दें तो वो हमें $5000 मुआवजे में देगा। उसने कुछ रकम हमें पेशगी भी दी, वो हमने खर्च कर ली। चाकू और रिवॉल्वर भी उसने हमें ला कर दिया। काश हम उसके बहकावे में ना आते। जरदरू जैक की आंखें मुझ पर जमी हुई थी। उसके चेहरे से किसी किस्म के तासुर का इजहार नहीं हो रहा था। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने दराज में से नया सिगार निकाल कर सुलगाया और उसके 2-3 कश लेकर छत की तरफ देखने लगा। मेज पर छोटी सी घंटी पड़ी थी। उसने बटन दबाकर घंटी बजाई। 2 स्याह फार्म फौजी स्टेन गन लगाए लंबे लंबे डग भरते हुए कमरे में दाखिल हुए। जरदरू जैक ने उन्हें इशारा किया। अंदर आने वाले फौजियों की तरफ हमारी पीठ थी। अचानक मेरी गर्दन पर एक फंदा सा पड़ा और फिर मुझे पीछे की तरफ घसीटा जाने लगा। मैंने देखा पुशाली को भी इसी तरह गर्दन में फंदा डालकर घसीटा जा रहा था। हमें उसी तरह कमरे से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया गया जहां 4 स्टेन गन वाले आदमी पहले से मौजूद थे। मैंने देखा 3-3, 4-4 कदम के फासले पर बांस के 2 संदूक से खड़े थे। उनको जमीन में गाड़ दिया गया था। ये दोनों संदूक 3 फुट मुरब्बे के होंगे। एक स्याह फार्म ने आगे बढ़कर रस्सियां खोलकर संदूक का ढक्कन ऊपर उठा दिया। फिर पोशाली को उठाकर उस संदूक में गिराकर ऊपर से ढकना बंद करके रस्सियों से बांध दिया। इसी तरह दूसरे संदूक में मुझे बंद कर दिया गया। संदूक की दीवारें बांस की बारीक तीलियों को जोड़कर बनाई गई थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं तंगो तारीक बांस के संदूक में बड़ी मुश्किल से फंसकर अकड़ा हुआ बैठा था। मैंने दर्ज में से बाहर झांका। 2 स्याह फार्म वर्दी वाले स्टेन गन लिए कुछ फासले पर पहरा दे रहे थे। मैंने सबसे पहले संदूक को हिलाने की कोशिश की मगर संदूक लोहे से ज्यादा सख्त था।
जगह इतनी तंग थी कि बहुत जल्द मेरा दम घुटने लगा। बांस की गठी हुई तीलियों में से बहुत मामूली मिकदार में हवा अंदर आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया और सांस तेज तेज चलने लगी। मैं एक तरह से बैठे बैठे थक गया था। मेरे घुटने छाती के साथ लगे हुए थे और बंधे हाथ दर्द करने लगे थे। मैंने सोचा कि पोशाली का क्या हाल हो रहा होगा। वो कमांडो ही सही, लेकिन थी तो औरत। वो मेरी तरह सख्त नहीं हो सकती। पहले मेरा ख्याल था कि मैं एक तरफ जम कर टिक गया तो इस अजाब को सह जाऊंगा जो मेरे ख्याल में शाम तक जरूर जारी रहता, लेकिन मैं ये देखकर परेशान हो गया कि आध घंटे बाद ही मेरा सारा जिस्म सुन हो गया और मेरे दिमाग में जैसे खोपड़ी की हड्डियां चुभने लगी। शदीद दर्द की एक टीस मेरे दिमाग के ऐन दरमियान से उठती और मेरी हड्डियों के गूते को चीरती हुई मेरे पांव के नाखून तक जाती, फिर वापस चल पड़ती। कई बार मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। फौरन मैंने दर्द के इस शदीद दौरे के साथ जंग शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी हो गया। इस ख्याल ने भी मुझे ताकत दी कि पोशाली भी मुझसे 4 कदम के फासले पर ऐसे ही एक बांस के संदूक में बंद थी, मगर उसकी आवाज तक नहीं आ रही थी। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने अपने आप को सुकेड़ कर किसी जानवर की तरह गोल कर लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे अपने बंधे हुए हाथों की वजह से हो रही थी। संदूक के अंदर दिन की बहुत धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी। वक्त बिल्कुल नहीं गुजर रहा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वक्त थम सकता है। मैं जैसे दर्द और अजाब के खला में मौल्लक हो गया था। फिर मुझे कोई होश न रहा। शायद मैं बेहोश हो गया था। जब होश में आया तो मेरे ऊपर पानी की बूंदें टपक रही थीं और संदूक के बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी। बाहर अंधेरा छा रहा था। शायद रात हो गई थी। भूख और प्यास की वजह से मेरी जबान सूख गई थी। बांस की बारीक तीलियों की चिलमन में से बारिश के पानी की बूंदें मेरे हलक में टपकने लगीं और मेरी रगों में जैसे जिंदगी की हरारत वापस आ गई। मेरी प्यास बुझ गई थी। भूख से मैं मुकाबला कर सकता था, मगर प्यास के हाथों मजबूर हो गया था। पानी पीने के बाद मुझ में कुछ जान सी आ गई। पानी पीने के बाद मैंने पोशाली को आवाज दी। मैंने उसका असली नाम नहीं लिया था, बल्कि उसे डी गार्शिया के नाम से पुकारा था। बारिश की आवाज में जैसे मेरी आवाज दबकर रह गई। मैंने उसे एक बार फिर आवाज दी। तड़ाख की आवाज आई और जिस संदूक में मैं बंद था वो झंझना उठा। किसी ने बाहर से शायद मेरे संदूक पर जोर से स्टेन गन का दस्ता मारा था। साथ ही गार्ड की करख्त आवाज बुलंद हुई। उसने अंग्रेजी में मुझे चुप रहने को कहा। बारिश तेज हो गई। मेरे मोटे कपड़े का लिबादा बारिश में भीग गया। मैं पानी में शराबोर था। जिस्म लकड़ी की तरह अकड़ गया था और दिल मेरे हलक के करीब आकर धड़क रहा था। बादल गरज रहे थे। बिजली रह रह कर चमक रही थी। बारिश मूसलाधार शुरू हो गई थी। जाने किस वक्त रात को बारिश थम गई। बादल गरजना और बिजली चमकना बंद हो गई। चारों तरफ एक कहर आलूद सन्नाटा छा गया। मैंने अपना पत्थर की तरह सख्त चेहरा देखने की कोशिश की कि शायद सुबह का उजाला फैल रहा हो, लेकिन बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। जो आदमी पहरा दे रहे थे उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे रह रह कर पोशाली का ख्याल आ रहा था। उसकी क्या हालत होगी। वो तो शायद बेहोश हो चुकी होगी। खुदा खुदा करके रात गुजर गई। आधा दिन नीम बेहोशी की हालत में और दिन और रात दर्द और कर्ब के आलम में गुजर गई थी। सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। मैंने टांगों को जरा सा खोलने की कोशिश की तो हड्डियों में से ऐसी टीस उठी कि मैं बिलबिला कर रह गया। ऐसे अजाब से मेरा वास्ता कभी नहीं पड़ा था। हैरानी की बात थी कि पोशाली के संदूक से उसकी हल्की सी आवाज भी सुनाई न दी थी। दिन का उजाला फैला तो मैंने तर्जों से झांक कर बाहर देखा। दरख्तों में रोशनी हो रही थी। परिंदों के बोलने की आवाजें आने लगी थी। मैंने गार्ड्स को देखा। वो स्टेन गन उठाए चल फिर कर पहरा दे रहे थे। ये वो लोग नहीं थे जो दोपहर को हमें लेकर आए थे। गार्ड शायद रात के वक्त ही बदल गई थी। मुझे पोशाली का संदूक भी दिखाई दे रहा था। शायद वो भी मेरे संदूक को देख रही थी। अभी कुछ मालूम नहीं था कि इस अजाब से कब छुटकारा मिलता है। ये इब्तिदा थी। मुझे मालूम था कि ये लोग इससे भी ज्यादा तशद्दुद करने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि क्या पोशाली इनके इस बहीमाना तशद्दुद को बर्दाश्त कर लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो तशद्दुद और अजियत से बौखलाकर इन लोगों को बता दे कि मेरा ताल्लुक दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से है और मैं पाकिस्तान से आया हूँ। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। पोशाली की दिलेरी और जुर्रत मैंने देख रखी थी, लेकिन इस किस्म के अजाब को वो कब तक बर्दाश्त करेगी इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। अजाब की घड़ियां दोबारा रिंग रिंग कर गुजरने लगीं। सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था। चारों तरफ एक बार फिर संगीन सन्नाटा तारी हो गया। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दिन गुजरता जा रहा था। अब भूख और प्यास ने भी निठाल कर दिया था। ठीक उस वक्त मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कुछ कदम मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझ में बाहर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। ये कदम मेरे करीब आकर रुक गए। फिर किसी ने संदूक का ढकना उठा दिया। ऊपर से दिन की रोशनी का छपाका सा हुआ तो मैंने आंखें बंद कर लीं। संदूक की सामने वाली दीवार भी खोल दी गई थी। इंसानी हाथों ने मुझे बाहर खींच लिया।